हेलो बच्चों, आज अपन फसल उत्पादन एवं प्रबंधन वाला पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में तो अपन कृषि पद्धतियों तक पढ़ चुके थे कि कृषि पद्धति क्या होती है और उसके चरण के बारे में बात किए थे। अब अपन इस वाले पार्ट के अंदर उनके चरण पे चर्चा करेंगे, उनकी स्टेप पे चर्चा करेंगे कि उनके स्टेप में कौन कौन सी स्टेप्स हैं। ओके, तो उस कृषि पद्धति में फर्स्ट स्टेप में आता है मिट्टी तैयार करना। ओके, मिट्टी तैयार करना मतलब मिट्टी को अपन कैसे तैयार करते हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। मतलब फसल को उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना ये फर्स्ट चरण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फिर इसमें लिखा हुआ है कि जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है। ओके, जब अपन मिट्टी तैयार करते हैं, ओके, तो उसे अपन पोला बनाते हैं। ओके, मतलब उसे अपन खोदते हैं, मिट्टी को अपन उलट पुलट करते हैं, जिसके कारण जो जड़ें होती है ना पादप की, वो गहराई तक जाती है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। कि वो जो पौधा होता है उसकी कुछ ऊपर की सेंटीमीटर होती है ना, कुछ ऊपर से सेंटीमीटर की, वो ही पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। इसलिए अपन है ना, जब मिट्टी को पोला करते हैं तो उसकी खुदाई करते हैं, मतलब नीचे की मिट्टी ऊपर। तो इसी वजह से जब अपन मिट्टी तैयार करते हैं तो उस टाइम पे जो मिट्टी है ना, उसको नीचे से जैसे खोदते हैं तो नीचे से उठा के ऊपर डालते हैं, तो नीचे वाले पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। और अगर वो ऊपर आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कुछ सेंटीमीटर तक ही वो वृद्धि के लिए पादप को काम में आते हैं। ओके, तो ये इसमें 3 पॉइंट है, जो 3 पॉइंट पूरे हो गए। अपन बात करते हैं जुताई की। जुताई क्या होती है? तो मिट्टी को उलटने पुलटने की प्रक्रिया को ही जुताई कहते हैं। ओके, तो इसमें लिखेंगे कि मिट्टी को उलटने व पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि जुताई किसे कहते हैं, मतलब मिट्टी को उलटने व पलटने की प्रक्रिया को ही जुताई कहते हैं। ओके, तो अब इसमें बात आती है कि मिट्टी को अपन पलटना मतलब उसको पलटे कैसे, यानी उसको पोला कैसे बनाए, तो उसके लिए कुछ औजार चाहिए होंगे अपन को। ओके, तो उनमें औजारों में ये 3 नाम आते हैं। फर्स्ट आएगा हल, दूसरा आएगा कुदाली और तीसरा आएगा कल्टीवेटर। ओके, तो इसके अंदर जो फर्स्ट हल होता है ना, ये पारंपरिक स्रोत होता है, ये प्राचीन काल में काम में आते थे, हल और कुदाली। ओके, और ये कल्टीवेटर नाम का जो है ना, ये होता है आधुनिक संसाधन है, जो अभी के टाइम पे काम में लिया जाता है मिट्टी को तैयार करने के लिए। तो अपन अब बात करते हैं हल। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा हल का, जिसके अंदर है ना आपको 2 बैल दिख रही होगी और एक व्यक्ति दिख रहा होगा, है ना, वो मिट्टी के अंदर हल चला रहा है ना। तो उसके अंदर आपको 2 बैल है ना, उनके ऊपर एक दिख रहा होगा लकड़ी का, उसे तो अपन बोलेंगे जोत, उसे बोलेंगे अपन जोत। और उससे जुड़ के जो पीछे की तरफ खेत के अंदर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, उसे बोलेंगे अपन फाल सेफ्ट। ओके, फाल सेफ्ट बोलेंगे। फिर लास्ट में बात आती है आपको लास्ट में से उसे पत्ती सी आपको लोहे की त्रिकोणी पत्ती दिख रही होगी, उसे बोलेंगे अपन फाल। ओके, उसे बोलेंगे अपन फाल बोलेंगे। तो ये हल के बारे में। हल है ना, ये प्राचीन काल में काम में आता था। उस टाइम पे ये जैसे मिट्टी को पोला बनाने के लिए, खाद उर्वरक मिलाने के लिए इन काम में लिया जाता था। फिर बात करते हैं कुदाली। कुदाली एक प्रकार का सरल औजार होता है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये एक प्रकार का सरल औजार होता है। इसके अंदर इसका हैंडल, जो पकड़ने का हैंडल होता है, वो होता है लकड़ी का, और आगे एक पत्ती का होता है, जो मुड़ी हुई एक पत्ती लगी होती है। तो ये होता है कुदाली, जो कि खरपतवार को हटाने के लिए और मिट्टी को पोला बनाने के लिए काम में आती है। एक सरल प्रकार का औजार होता है, इसे अपन फावड़ा भी कहते हैं। ओके, फावड़ा भी कहते हैं। फिर बात करते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर है ना आधुनिक पारंपरिक स्रोत होता है। आधुनिक यानी अभी इस टाइम पे जो काम में आता है उसे कल्टीवेटर कहते हैं। आपको कल्टीवेटर की भी इमेज दिख रही होगी। कल्टीवेटर के अंदर आपको एक ट्रैक्टर दिख रहा होगा, ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ जो है ना, उसे अपन कल्टीवेटर कहते हैं। कल्टीवेटर एक प्रकार की मशीन होती है, जिससे अपन अधिक समय में, कम समय में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। ओके, अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बढ़ती जनसंख्या के साथ में अपन को उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए अपन को काम भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो काम को जल्दी करने के लिए अपन को
कल्टीवेटर का सहारा लेना पड़ता है। आजकल आप खेतों में देखते होंगे कि ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई ये कल्टीवेटर वाली मशीन से वो उसमें खेत में चलती जाती है और पीछे से मिट्टी पोली होती जाती है। ओके, कल्टीवेटर मशीन के कारण ही आज के टाइम पे एक तो मेहनत कम लगती है, ऊपर से समय भी अपना बचता है, इसलिए अपन कल्टीवेटर मशीन का उपयोग करते हैं। ये आधुनिक पारंपरिक स्रोत होता है। ओके, तो अपन ने तीनों के बारे में बात कर ली, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। तो यहाँ पे मिट्टी तैयार करने वाला पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट है। आप एक बार इसको उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन फिर अगली जो कृषि पद्धति का अगला टॉपिक है उस पर बात करते हैं। ठीक है, आप ये एक बार उतार लो। तो बच्चों अपन अब बात करते हैं कृषि पद्धति का सेकंड टॉपिक कि बुआई करना, कि बुआई कैसे करते हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि बुआई भी फसल उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। कि अपन ने देखा था कि मिट्टी को तैयार करना भी एक मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, उसी तरह से बुआई करना भी फसल उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसके अंदर ये सेकंड टॉपिक सेकंड लाइन है कि बोने से यानी उगाने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है एवं किसान उपज देने वाले बीजों को प्राथमिक देता है। ओके, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि किसान है ना बोने से पहले अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करता है। तो इसके लिए है ना अपन एक क्रियाकलाप दिया हुआ आपकी किताब के अंदर, तो उस क्रियाकलाप को अपन चेक करके देखते हैं कि वो क्रियाकलाप अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का कैसे चेक करता है। तो इसमें क्रियाकलाप बुक में दिया हुआ है कि एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। एक बीकर लेना है जिसे अपन को पानी से आधा भरना है, फिर इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा करें। इससे अपन को पता चलेगा कि अच्छे गुणवत्ता वाले बीज कौन से होते हैं। तो इस क्रियाकलाप को अपन अब करते हैं। क्रियाकलाप को अपन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, तो अपन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो इसमें अब पहले दिया हुआ है कि इसमें अपन को सबसे पहले ना एक गिलास लेना है। तो अपन ने एक गिलास ले लिया है, देखो ये रहा। ओके, इस गिलास के अंदर अपन ने है ना गेहूं डाल लिए। देखो इसके अंदर गेहूं है ये रे। अब इसमें से बोल रहा था कि इसमें है ना पानी डालना है अपन को आधा बीकर। तो मतलब इसको अपन आधा भर के चेक कर लेते हैं। तो देखो इसको अपन आधा डाल लेते हैं, ये दो। ओके, तो इसके अंदर अपन ने आधा डाल लिया। अब इसमें से बोल रहा था कि इसको ना थोड़ी देर हिलाइए, तो अपन को इसको हिलाना है। इसको हिलाते हैं, रुको। तो बच्चों इसको हिला दिया अपन ने है ना। अब इसको ऐसे बोल रहा है कि कुछ समय प्रतीक्षा करें। तो अपन कुछ समय इसकी प्रतीक्षा करते हैं और इसका रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट देखने से पहले अपन अब आगे चलते हैं इसके अंदर। तो अपन ने अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों की पहचान करना सीख लिया है। एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है, इसको अपन ने रख दिया है, कुछ समय प्रतीक्षा करते हैं, फिर बाद में देखते हैं। अब इसमें आगे बात आती है कि इसको बुआई के लिए है ना अपन को दो तरह के स्रोत होते हैं अपने पास। उसमें है परंपरागत औजार। ओके, फर्स्ट है इसमें परंपरागत औजार। इसकी आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी परंपरागत औजार की। इसके अंदर आपको वही दो बेल दिख रहे होंगे और उसके पीछे है ना एक लंबी सी कूपी दिख रही होगी। उसके अंदर दो व्यक्ति है ना वो डाल रहे हैं बीज। ओके, तो उसके अंदर बीज डाल रहे हैं। तो ये परंपरागत औजार है ना, ये कीप के आकार का होता है। कीप के आकार का होता है जिससे वो बीज डालता है। वो बीज 2-3 नलियों से गुजरकर और भूमि के अंदर चला जाता है। इस प्रकार से ये परंपरागत औजार होता है। फिर बात करते हैं अपन आधुनिक औजार की। जैसे मिट्टी को तैयार करने के लिए अपन ने आधुनिक औजार के बारे में बात किया था, उसी प्रकार अपन बुआई में भी आधुनिक औजार में अपन बात करेंगे सीड ड्रिल। अब ये सीड ड्रिल होती है ना, ये उसी तरह ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई होती है। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ट्रैक्टर के पीछे एक सीड ड्रिल एक मशीन लगी हुई जिसे अपन कहेंगे सीड ड्रिल। ओके, सीड ड्रिल यानी सीड यानी बीज होता है, ड्रिल यानी इसे अंदर डालने वाली मशीन को अपन इसको नाम भी सीड ड्रिल दिया है। सीड ड्रिल नाम से भी आप पता मतलब याद रख सकते हो। ओके, तो उसके अंदर है ना सीड ड्रिल मशीन की विशेषता यानी खास बात यह है कि यह है ना एक तो बीजों को बराबर दूरियों पर डालती है। बीजों को ये बराबर दूरियों पे डालती है। अब इस पे भी एक बड़ा पॉइंट होता है कि बीजों को बराबर दूरियों पे ही उगाना क्यों चाहिए। तो बच्चों अगर अपन बीजों को एक साथ एक जगह डाल देंगे ना तो वो वृद्धि नहीं कर पाते।
ओके, क्योंकि वहां का जो खनिज लवण पोषण है ना वो है ना उनके पास बढ़ जाएगा, उनको भरपूर तरीके से मिल नहीं पाएगा, तो उनकी सबकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए अपन है ना उनके बीच में से अगर उग भी जाते हैं तो उनको हटा देते हैं, जिनसे उन पौधों को अच्छा पोषण मिल पाता है। ठीक है, तो ये वाली मशीन है ना उनको बराबर दूरी पे उगाती है, तो अपन का अपना काम बच गया परंपरागत औजार की वजह से। फिर बात करते हैं जो पक्षियां होती है, वो बीजों खाते हैं, उनसे भी बचाती है, क्योंकि वो मशीन जैसे जैसे बीजों को डाल जाती है वैसे वैसे मिट्टी को भी दबाती जाती है। ओके, मिट्टी को दबाती जाती है, जो मतलब पक्षियों को खाने से, मतलब पक्षियों को बीजों को खाने से रोकती है। ओके, फिर बात करते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की तीसरी विशेषता हो जाएगी कि ये है ना इससे अपना समय भी बचता है और अपनी मेहनत भी कम लगती है। तो ये हो गया सीड ड्रिल और परंपरागत औजार के बारे में। तो इनके दोनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो आप देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट है, तो इसके अंदर ये देखो कुछ तो नीचे बैठ गए। ओके, ये देखो कुछ तो भी नीचे बैठ गए, और बाकी आपको देखो ऊपर ये दिख रहे होंगे, देखो कुछ, ये देखो कुछ आपको ऊपर दिख रहे होंगे। अब ये वाले है ना, ये वाले इनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है क्योंकि खोखले हैं। ओके, अपन को कैसे पता चला? क्योंकि ये खोखले हैं इसलिए ये ऊपर तैर गए, और ये भारी थे जो नीचे बैठे हुए हैं, तो इनकी गुणवत्ता अच्छी है। देखो आप इसमें देख रहे होंगे ये रे, तो ये नीचे वाले हैं ना इनकी गुणवत्ता तो अच्छी है, इनकी गुणवत्ता सही है, और ऊपर वाले जो एक हल्के बीज, हल्के क्यों है? क्योंकि खोखले हैं, तो इनकी गुणवत्ता, तो इसलिए बीजों की गुणवत्ता को अपन को चेक करके है ना उन्हें उगाना चाहिए, इसलिए किसान इसको प्राथमिकता देते हैं। ओके, आप है ना अब इसको उतार लो, फिर अपन थर्ड टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अपन है ना पिछले वाले टॉपिक में बुआई के बारे में बात कर चुके हैं। तो बच्चों अपन अब है ना कृषि पद्धति का थर्ड टॉपिक है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो अपन खाद एवं उर्वरक के बारे में बात करते हैं। उससे पहले इसके अंदर है ना एक लाइन लिखी हुई है कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ओके, तो मतलब वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के अंदर है ना पोषक पदार्थों को स्तर को बनाए रखने के लिए, लेवल को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि खाद और उर्वरक डालने की अपन को जरूरत क्या होती है। तो इससे पहले अपन ये वाला एक पॉइंट देखते हैं कि फसल के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों पदार्थों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देता है, यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। तो बच्चों इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब बार बार अपन खेत में फसल उगाते हैं तो पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए अपन उनमें खाद देते हैं। आपने देखा होगा खेतों के अंदर लगातार फसल उगाई जाती है, कभी भी खेतों को खाली नहीं छोड़ा जाता। ओके, तो इसलिए उस स्तर को बनाए रखने के लिए अपन को उनमें खाद देना जरूरी होता है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन बात करेंगे उर्वरक और खाद की आगे। उर्वरक अलग होता है और खाद अलग होता है, तो अपन उर्वरक और खाद में अंतर देखेंगे। तो बच्चों उर्वरक होता है उसे फर्टिलाइजर भी कहते हैं। ओके, फर्टिलाइजर भी कहते हैं उर्वरक को। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण होता है। उर्वरक होता है ना मानव निर्मित होता है, उसे मानव के द्वारा बनाया जाता है। अब फिर अपन बात करते हैं खाद के अंदर। तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष से बनता है। तो बच्चों खाद है ना ये प्रकृति से बनता है, इसमें मानव निर्मित होता है, ये प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि गोबर से एवं पौधे के अवशेष, एक तो गोबर से और एक पौधे का अवशेष भाग होते हैं, जैसे पत्तियां जड़ जाती है तो उनसे भी बनता है खाद। ओके, फिर इसमें उर्वरक के अंदर देखते हैं कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। तो बच्चों उर्वरक मानव निर्मित होता है, तो ऐसे तो है नहीं अपन घर पे बैठ के बना लेंगे, तो ये है ना फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। ठीक है, अपन बात करते हैं खाद की। तो खाद खेतों में ही बनाया जाता है, खाद होता है ना वो खेतों में ही बनाया जाता है। अब फिर उर्वरक के अंदर थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त होती है। तो आपके मन में चल रहा होगा कि हुमस क्या होती है। तो मिट्टी की ऊपरी पतली परत होती है, उसे अपन हुमस कहते हैं। वो पोषक पदार्थ की प्रचुर मात्रा से भरी होती है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसमें हुमस प्राप्त होता है, उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त होता है, खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में मिलता है।
ओके, इसमें प्रचुर मात्रा से मिलेगा, और सॉरी इसके अंदर है ना उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होता, यहाँ पे आएगा नहीं होता, सॉरी नहीं होता आएगा कि नहीं होता है, और इसके अंदर आएगा खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, अब अपन उर्वरक के अंदर 4 पॉइंट देखते हैं कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है। ओके, तो मतलब उर्वरक में है ना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है। तो मतलब उर्वरक बनाने के लिए उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रचुरता यानी वो मिलाए जाते हैं, उनकी प्रचुर मात्रा होती है उर्वरक के अंदर। ठीक है, अब खाद के अंदर अपन बात करें तो पादप पोषक उर्वरक की तुलना में कम होता है। इसमें पादप पोषक पदार्थ है ना वो उर्वरक की तुलना में खाद में कम होते हैं। तो इसमें है ना मतलब उर्वरक के अंदर तो पादप पोषक पदार्थ ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, और इसके अंदर है ना पोषक पदार्थ इनकी तुलना में कम होते हैं। तो आप है ना इन तीनों का एक इस एनपी के नाम से भी इनको याद रख सकते हो। एनपीके, एन यानी नाइट्रोजन, पी यानी फास्फोरस, के यानी पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक होता है के। तो आप है ना इसके अंदर ये याद रख सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से पोषक पदार्थ है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। आप एक बार है ना इसको उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बात करेंगे खाद के लाभ की, खाद के और क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो एक बार उतार लो आप। तो बच्चों अपन है ना खाद और उर्वरक के मध्य अंतर तो देख चुके हैं। अब अपन है ना खाद के लाभ के बारे में देखते हैं कि खाद के लाभ कौन कौन से हैं। तो खाद के लाभ के बारे में देखते हैं तो इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। तो इसके मुख्य कारण है, मतलब इसके अंदर पॉइंट में ये कह रहा है कि उर्वरक है ना उसकी तुलना में खाद अच्छी होती है। तो इसके लिए ये इसके रीजन या मुख्य कारण बता रहा है कि किस किस कारण की वजह से खाद उर्वरक की तुलना में अच्छी होती है। तो इसमें फर्स्ट कारण यह है कि खाद इससे मिट्टी की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब खाद की वजह से जल की धारण, जल सोखने की क्षमता वृद्धि होती है, जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। ओके, मतलब इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है, मतलब जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट है कि मिट्टी में वायु का संचार बढ़ता है, मतलब मिट्टी के अंदर गैसों का विनिमय होता है। ओके, खाद की वजह से। तीसरा पॉइंट है कि मिट्टी में कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं। खाद की वजह से मिट्टी में जो कण होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इससे फोर्थ पॉइंट ये है कि इससे जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। अगर खाद होता है ना तो उसके अंदर जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जीवाणु जो किसान के मित्र भी होते हैं, जीवाणुओं किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो जीवाणुओं की है ना खाद के अंदर वृद्धि भी अधिक होती है। ओके, और फिफ्थ पॉइंट है कि पौधे की जड़ों का विकास होता है। खाद से पौधे की जड़ों का भी अच्छा विकास होता है। इस कारण से खाद है ना उर्वरक की अपेक्षा में अच्छा माना जाता है। तो जैविक खाद जैसे अपन उदाहरण ले तो जैविक खाद का उदाहरण हो जाएगा गोबर खाद, गोबर का खाद है ना। तो इसमें एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण जैविक खाद कौन सा है तो उसका नाम हो जाएगा गोबर। गोबर का खाद है ना ये एक जैविक खाद भाई, ये मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम और प्रचुरता मात्रा में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा गोबर का खाद। तो ये खाद के लाभ अपन देख लिए, एक बार आप ये उतार लो, फिर अपन आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, सिंचाई के बारे में। ठीक है।